नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, सदन में राहुल गांधी का जलवा। राहुल गांधी दिखाई दिए नेता प्रतिपक्ष के लुक में, पहले ही दिन गरजे। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी तानाशाही दिखी अरविंद केजरीवाल को। आप समझिए, जैसे ही राहत मिलने वाली थी, ईडी से राहत मिली तो सीबीआई से गिरफ्तार करवा लिया वहीं कोर्ट में ही। बताएंगे क्या है ये मामला और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने ओम बिरला पर कसा तंज। कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने दे दी इस बार चेतावनी। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले ही दिन गरजे राहुल गांधी। सदन में जोरदार हंगामा। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने ओम बिरला पर तंज कसते हुए कहा कि आप दूसरी बार स्पीकर बने हैं, आपको बधाई दी जाती है, लेकिन आप विपक्ष की आवाज़ भी सुने, क्योंकि पिछली बार ओम बिरला ने तमाम विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक बाहर निकाल दिया था सदन से। और यही नहीं, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब 146 नेताओं को एक साथ निलंबित कर दिया गया हो। इसको लेकर राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि सत्ता, ऑब्वियसली जो सत्ता में है वो तो पावरफुल है ही, लेकिन इस बार विपक्ष ऑल्सो पावरफुल। ऑल्सो पावरफुल का मतलब तो इस बार विपक्ष भी पूरी पावर के साथ है और पूरे थोड़े से ही सांसद कम है विपक्ष के दोस्तों। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस वक्त देश की आवाज़ बनने वाला है, जिस जनता ने उनको वोट देकर जिताया है। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली हो, लेकिन ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सदन में अगर ये सरकार ना भी गिरे तो भी ऑल्सो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़्यादा सीटों का अंतर है नहीं। और अगर इधर नीतीश और नायडू ने खेल दिखा दिया तो इधर इंडिया की सरकार बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि आखिरकार स्पीकर भी बीजेपी का, तो नीतीश और नायडू को क्या दिया गया है बड़ा, ये आप समझ सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की गुंडागर्दी दिखाई दी अरविंद केजरीवाल को। अब सीबीआई ने कर लिया गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, कौन सी सुनवाई चल रही थी दोस्तों, जब वो वाली सुनवाई चल रही थी जो यहाँ पर ईडी वाले मामले की, उस दौरान सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद सीबीआई की जो कस्टडी है, उसके दौरान जब मतलब वो चल रही थी, चर्चा चल रही थी, जब उस बहस हो रही थी इस केस पर, तो अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल उनका शुगर लेवल बहुत डाउन हो चुका है। और दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर होगी। सिंपल सी बात है। पहली बात दोस्तों, एक आदमी 3 महीने से जेल के अंदर बंद है, उसको ईडी ने गिरफ्तार कर रखा था, जिसके बाद उनको बेल लगभग मिल गई। बेल मिलने के बाद दोस्तों उनकी बेल पर स्टे लगा दिया गया। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि बेल मिलने के बाद किसी की बेल पर स्टे लगा दिया जाए। नॉर्मली तो ये होता है कि अगर आपको किसी की बेल के ऊपर आपत्ति उठाना है तो आप उसकी कैंसिलेशन की अपील तभी दे सकते हो जब आपके पास उसके आदेश की कॉपी हो। लेकिन ईडी इतनी जल्दबाजी में थी कि वो बिना कॉपी लिए हाई कोर्ट पहुंच गई, और हाई कोर्ट ने भी दोस्तों बिना किसी प्रोसेस के अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दी। आज कल जो मामला हुआ उसमें सीबीआई ने उनको डायरेक्ट अब गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि पहले ईडी ने परेशान किया, अब केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि गुंडागर्दी, तानाशाही जो दिखाई दे रही है, लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, वो तो सबके सामने ही है। किसी से छुपा तो है नहीं कि किसके इशारे पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार किया है। पहले 3 महीने तक वो परेशान होते रहे ईडी में, कोई सबूत नहीं मिला। ईडी अपनी कार्रवाई करती रही, कोई सबूत नहीं था, और अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल को दोस्तों ईडी ने गिरफ्तार किया, और जाहिर सी बात है मामला पहले लोअर कोर्ट में। और लोअर कोर्ट क्या करता है, ये आपसे छुपा नहीं है। लोअर कोर्ट से जितने दिन मांगे जाते हैं कि साहब हमें 10 दिन दे दो कस्टडी को, लोअर कोर्ट दे देता है। उसके बाद उनकी जो खास करके रिमांड है और बढ़वा लिया जाता है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, और लोअर कोर्ट में ये नाटक चलता रहता है। इससे यही करते करते लोअर कोर्ट में 3-4 महीने निकल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप समझिए, अरविंद केजरीवाल को आप समझ नहीं रहा है कि बीजेपी जेल में क्यों रखना चाह रही है। बीजेपी को एक शय मिली है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे तो दिल्ली में हमारी 8 लोकसभा सीटों पर जीत हो गई है। मतलब सॉरी, जो 4 लोकसभा की सीटें थी, जो 7, वह 7 के साथ दिल्ली में हम जीत गए। यही नहीं,
अब बीजेपी के माइंड में क्या चल रहा है कि जब तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव नहीं होते तब तक केजरीवाल को दिल्ली से दूर रखा जाए, ताकि इस बार बीजेपी दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीत ले दोस्तों, और वो सत्ता में आ जाए दिल्ली में। ये पूरी कोशिश बीजेपी इसके चक्कर में है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खुल गई है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने कसा ओम बिरला पर तंज। हंसते हंसते ओम बिरला को बधाई देते देते अखिलेश ने दे डाली नसीहत। दरअसल दोस्तों, पिछली बार जो संसद में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। विपक्ष के तमाम नेताओं को बाहर निकालकर बीजेपी के एक के बाद एक बिना विपक्ष के बिल पास किए जा रहे थे, और वो बिल ओम बिरला पास कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बार भी बीजेपी पक्ष उसमें ख़ास करके पावर में फ़िलहाल वो बैसाखियों के सहारे हो या जिसके सहारे भी हो, लेकिन अभी भी दोस्तों बीजेपी सदन में है, पावर में तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सत्ता में है। तो जैसे भी सरकार बनाई है उसने भी फ़िलहाल बना रखी है, कब तक बना रखी है ये नहीं पता है। लेकिन अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि आप विपक्ष के ऊपर तो वो करते ही हो, तानाशाही एक तरीके से आप कार्रवाइयाँ करते ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सत्ता पक्ष के ऊपर भी कार्रवाई करें। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप सीट पर बैठे हैं तो अच्छा होगा आप ही फैसला लें। ऐसा ना हो कि सीट पर आप बैठे हैं और फैसले का इशारा कहीं और से आए। अब आप समझ रहे हैं कि अखिलेश का इशारा किधर है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि सीट पे तो आप हो, पर इशारा नरेंद्र मोदी और शाह की तरफ से आएगा कि क्या करना है, विपक्ष को बाहर निकाल देना है सदन से, उनके मुद्दे नहीं उठाने देना है। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों, जो कि खुद बीजेपी का नेता है, जिसने पेपर लीक किया, जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, यही नहीं कई ऐसे लोग हैं जो इस पेपर लीक में मास्टरमाइंड निकल कर उभरे हैं। इसी नीट की परीक्षा को लेकर बवाल भी मचा हुआ था, इसीलिए अब की बार विपक्ष के मुद्दे तो क्लियर हैं। पहला मुद्दा नीट का तो उठने वाला, ये लिख कर ले लीजिए, नीट का मुद्दा उठेगा। दूसरा मुद्दा दोस्तों, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये हमने भी आपको इस बात पर बार बार इस चीज़ पर मैंने दबाव भी डाला है, और इस चीज़ पर गौर भी करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सच को कितना ही छुपा ले, सच सामने आ ही जाता है। और इस वक्त दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, जो देश की हालत है, वो किसी से छुपी नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी चरम पर पहुंच गई है, और इन मुद्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी को टेंशन हो रही है। इसीलिए ये मुद्दे जो है देश के सबसे ज़रूरी और अहम मुद्दे हो गए, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब स्पीकर पद की शपथ ली ओम बिरला ने, तो ये सारे विपक्ष की तरफ से वार प्रतिवार का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले, सदन में हंगामा भी हुआ, और इधर दूसरी तरफ सदन में एक चीज़ को लेकर और हंगामा हो रहा है। कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं, कुछ नेताओं ने किसी और चीज़ के नारे लगा दिए हैं, जबकि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची उससे। अब आप भी जानते हैं कि सदन को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लेकिन यहाँ तो भैया लोकतंत्र के मंदिर में कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, पूरी दुनिया देख ही रही है, किसी छुपा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की धमकी देने वालों को खुली चेतावनी। ओवैसी बोले मैं नहीं डरता, जो फैसला लेना है ले लो। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब कई लोग अपने न्यूज़ चैनलों पर ये डालने में लग गए हैं कि ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, तो क्या अब ओवैसी की सांसदी खतरे में पड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों कोई ओवैसी पहले तो थे नहीं, और अगर देखा जाए तो ओवैसी ने विवादित बयान भी नहीं दिया है। ओवैसी ने सिर्फ इतना कहा है कि फ़िलहाल जय फिलिस्तीन, लेकिन हम भारत में रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम इंडिया में रहते हैं, तो ओवैसी को जो है यहाँ पर अगर नारा लगाना ही था तो इंडिया का लगाते, वो फ़िलिस्तीन का क्यों लगाया। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी ने कुछ गलत किया दोस्तों, लेकिन अगर हम जिस देश में रहते हैं अगर वहाँ का नारा लगाया जाए तो अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ओवैसी ने क्यों लगाया है। ओवैसी ने सोचा कि जो फ़िलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने लगे। लेकिन दोस्तों अगर ओवैसी ये बात नहीं भी बोलते और यूँ दूसरी तरीके सपोर्ट करते फ़िलिस्तीन को, तो भी जनता उसको समझती। ओवैसी खुद ही तो सामने वाले को मौका देते हैं ताकि वो बोले उनके ऊपर।